Hello friends, myself Mayank Srivastava from Ambalika Institute of Management and Technology, which is affiliated with Abdul Kalam Technical University from Mechanical Engineering branch. स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी इससे पहले भी हमने जो डिस्कस करा था, एक बार थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या आपको बताया था। जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो बेसिक मेटल्स के बारे में बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेटल्स कितने टाइप्स के होते हैं। मेटल्स आपका फेरस होता है, नॉन फेरस होता है। अब अगर बात करते हैं फेरस में तो आयरन कंटेंट होना चाहिए, तो वो फेरस होता है, और नॉन आयरन कंटेंट मेटल नॉन फेरस कहलाते हैं। और उसके बाद फिर आपको बताया था क्रिस्टल के बारे में, लैटिस के बारे में। क्रिस्टल क्या होता है कि आपका 4 एटम्स या 1/8 एटम्स मिल करके एक आपका यूनिट सेल बनता है। लैटिस की बात अगर करें तो लैटिस के केस में क्या होता है, सेवरल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मिल करके जब एक मेटल बनाते हैं तो उसे आप लैटिस कहते हैं। तो ये बेसिक आपके टर्म्स थे जिसको हमने पिछले उसमें डिस्कस करा था। उसमें आपको हमने ये भी बताया था कि कितने टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं। जैसे आपका थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग होता है, और उसके बाद आपका एक और होता है मोनोमर्स होता है। तो थर्मोसेटिंग्स में वो प्लास्टिक होती है जो परमानेंट सेट हो जाती है, वो डिफॉर्म कर सकते हैं आप। अगर एक बार आपने हीट दिया, हीट देने के बाद उसको सॉलिडिफाइज करा और उसके बाद उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो थर्मोप्लास्टिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। थर्मोसेटिंग में क्या करते हैं, आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद फिर वो एक बार सेट हो जाता है तो उसको दोबारा डिफॉर्म नहीं किया जाता है, ऐसे मटेरियल थर्मोसेटिंग कहलाते हैं। उसके बाद आइसोमर होता है। तो इस तरह के आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। फिर हमने आपको कास्ट आयरन के बारे में बताया था। कास्ट आयरन में उसके पार्ट्स बताए थे, ग्रे कास्ट आयरन और उसके बाद वाइट कास्ट आयरन, माइलेबल कास्ट आयरन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये क्यों जनरेट होता है। तो ये आपका सॉलिडिफाइज करते हैं कास्ट आयरन को, तो उससे जनरेट होता है। फिर आपका डिस्कस करा था मैकेनिकल। अब जो आज अभी जो डिस्कस करना है वो हमको डिस्कस करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और एक टॉपिक आपका प्रीवियस लेक्चर में छूट गया था, वो था पॉलीमॉर्फिज्म। तो वो क्या होता है, ये भी एक ऑर्डिनरी एरे एटम्स होता है। अ क्रिस्टल इज डिफाइंड एज एन ऑर्डिनरी एरे ऑफ एटम्स इन अ स्पेस। ऑर्डिनरी एरे एटम्स मीन्स कि एटम्स जो है एक ऑर्डर वे में प्लेस होंगे, और एरे मीन्स बहुत सारे एटम्स। किसी भी अगर क्रिस्टल की बात करें तो उसमें बहुत सारे एटम्स एक ऑर्डर में अगर प्लेस हैं और वो आपस में कंबाइंड हैं तो वो एक क्रिस्टल बनता है। अगर एक क्रिस्टल है तो उसे यूनिट क्रिस्टल कहा जाएगा। उसी तरह नॉर्मली मेटल्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ क्रिस्टल एंड ईच क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। वही जो अभी हम आपको बताए थे वही है कि नॉर्मली मेटल्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। कोई भी मेटल्स जो होता है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स से मिलकर बना होता है। एंड ईच क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। और हर क्रिस्टल में उसके एज पे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, जितने एज होंगे उतने क्रिस्टल्स होंगे। अगर मान लो 8 एज हैं, कोई भी क्यूब है, अगर उसमें 8 कॉर्नर्स हैं तो उसमें 8 आपके एटम्स होंगे। लेकिन 8 एटम्स जो होते हैं वो 1/8 पार्ट उसका एक्वायर करता है, तो वो आता है सिंपल क्यूबिक सेंटर। और अगर आप बात करते हैं BCC की बात करते हैं तो बॉडी क्यूबिक सेंटर में सेंटर पे आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करी थी। पॉलीमॉर्फिज्म में और क्या चीज़ें होती हैं, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका अरेंजमेंट इस तरह का होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो एक सॉलिड होता है पॉलीमॉर्फिज्म। और जो एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म और अ क्रिस्टल। मतलब वो एबिलिटी होती है जो कि किसी भी क्रिस्टल में एक से ज़्यादा फॉर्म में उसमें हो सकती है, तो उसे आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब कोई भी क्रिस्टल है उसमें अगर क्वालिटी एक से ज़्यादा हो तो उसे मोर देन वन क्वालिटी अगर एग्जिस्ट कर रही हो तो उसे आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फिर ये क्रिस्टलाइन सिंपल था, पॉलीक्रिस्टलाइन आपका ज़्यादा एक से ज़्यादा क्रिस्टल मिल करके जो बनाते हैं उसे पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। एमॉर्फस आपको बताया था कि नॉट अ वेल मैनर प्रोसेस में अरेंजमेंट नहीं होता है, वेल पैटर्न पे अरेंज नहीं होता, उसे एमॉर्फस कहा जाता है। एमॉर्फस का जो एग्जांपल था वो आपका बेसिक ग्लास जो होता है वो आपका एमॉर्फस का बेस्ट एग्जांपल कहलाता है। अब उसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी। क्या होती है डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसे आप कहते हैं डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज अ डेंसिटी। द सिंबल मोस्ट ऑफन यूज फॉर द डेंसिटी इज़ रो। इसे रो वर्ड से बोलते हैं, ग्रीक वर्ड होता है, और रो से डिनोट करते हैं
इसे डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू m अपॉन वी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैथमेटिकली डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। m मास को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से तो उसे डेंसिटी कहा जाता है, वेयर रो इज़ अ डेंसिटी एंड m इज़ अ मास एंड v इज़ अ वॉल्यूम। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पहला टर्म था डेंसिटी। इसको हम आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल एक सिलेंडर है, इसमें आपका कम डॉट हैं और इसमें ज़्यादा डॉट हैं, इसका मतलब इसमें कम मास है। एक यूनिट वॉल्यूम मतलब सेम है, जो एरिया है वॉल्यूम है वो सेम है इसका और इसका दोनों का, लेकिन मास जो है डिफ़र कर रहा है। तो मास डिफ़र कर रहा है तो वो क्या डिफ़र करेगा, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, डेंसिटी आपकी डिफ़र करेगी। जैसे यहाँ कम मास है और यहाँ ज़्यादा मास है, लेकिन वॉल्यूम सेम है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज डेंसिटी। इसी तरह आपका क्यूब में या क्रिस्टल के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखिए इस वाले डायग्राम में आपके जो है नंबर ऑफ मासेस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू दिस वन। तो जब इसमें ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू दिस वन, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम आपका सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन मास डिफर कर रहा है। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज अ डेंसिटी। उसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है कि आप कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसका आपको बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मान लीजिए उसको किस जगह पे यूज कर रहे हैं, जहाँ पर मान लो ऐसी जगह पे आप यूज कर रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर जो है कुछ डेफिनेट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करते हैं तो बॉयलर में जो फायर वाटर ट्यूब होती हैं उनकी जो होती है मेल्टिंग पॉइंट वो ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपेरिजन टू जनरल मेटल्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ होता है। जब टेम्परेचर बहुत राइज़ होता है तो अगर मान लीजिए आपका मेल्टिंग पॉइंट आपको नहीं पता और आपने सिंपल मान लीजिए कहीं पर, कई बार ऐसा होता है कि आपका कहीं पर आपका फेल्योर आया ट्यूब में या लीकेज आई और आपने क्या करा, वेल्डर से कहा कि आप इसको चेंज कर दो, तो उसने क्या करा, जो स्टैंडर्ड जो यूज करने वाली ट्यूब थी जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था, उसने सिंपल मेल्टिंग पॉइंट वाला पाइप उसमें लगा दिया। तो उस केस में क्या होगा, वेल्डिंग हो जाएगी प्रॉपरली, सब कुछ वही होगा, देखने में भी आपको लगेगा कि हाँ प्रॉपर है सारा कुछ, लेकिन जब आपका टेम्परेचर राइज होगा एक डेफिनेट टाइम के बाद तो वहाँ पर फेल्योर आ जाएगा, आपका ट्यूब वहीं से लीकेज हो जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को की जानकारी जब होगी आपको कि मटेरियल की या मेटल्स जो भी आप यूज कर रहे हैं एज ए इंजीनियर, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कितने टेम्परेचर के बाद वो अपना स्टेट चेंज करता है। अब स्टेट क्या होता है, एक फिजिकल कंडीशन होती है किसी भी चीज़ की। अब जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में तो वो सॉलिड स्टेट कहलाएगा, लिक्विड फॉर्म में है तो वो लिक्विड स्टेट कहलाएगा। स्टेट जो होती है डिफर करती है या डिपेंड करती है ऑन द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कितना टेम्परेचर कितने टाइम के लिए आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। टेम्परेचर भी होता है, प्रेशर भी होता है, ये नॉर्मल्स वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ टेम्परेचर एट विच इट चेंज इट्स स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब सॉलिड अपना स्टेट चेंज करता है। स्टेट मतलब फेज भी हो सकता है, मतलब अगर सॉलिड फॉर्म में था तो वो लिक्विड फॉर्म में चला गया, तो जब जिस टेम्परेचर तक वो सॉलिड में रहा तब तक तो वो टेम्परेचर सही था, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वहीं पर डिसाइड होगा कि इस फेज से इसने अपना फेज ट्रांसफ़र करा या इस स्टेट से वो दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो जहाँ से स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वही आपका मेल्टिंग पॉइंट डिनोट होता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो भी चेंजेज आते हैं वही आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वही आपका डिपेंड करता है कि मेल्टिंग पॉइंट किस मटेरियल का कितना है। हर मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर मटेरियल को अलग अलग जगह पे यूज करना होता है, तो जहाँ पर जिसका ज़रूरत होगा उतने मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल आप यूज करोगे। सेलेक्शन ऑफ अ मटेरियल इज़ इंपॉर्टेंट ऑन द डिपेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये एक इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है कि इसमें है क्या, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ टेम्परेचर एट विच द चेंज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू from solid to liquid at atmospheric pressure. Second क्या है, the melting point of a substance depends on pressure. ये जो अभी आपको बताया था कि प्रेशर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेशर का, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड यूजुअली स्पेसिफाइड द स्टैंडर्ड प्रेशर, और एक जो प्रेशर होता है जिस प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट अपना, जिस प्रेशर पे मटेरियल अपना फेज चेंज करता है उसे स्टैंडर्ड प्रेशर कहा जाता है। अगर आइस के केस में देखा जाए तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ आइस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी क्लोज टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका आइस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और इसी को आप 32 फ़ारेनहाइट बोलते हैं, 273
केल्विन होता है आपका। तो ये होता है आपका पूरा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमने आपको बताया। अब ये आपको नॉमेनक्लेचर दिखाया जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट का, या डिफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है कि आइस जो है जब उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा गया तो वो कैसे डिफॉर्म हो रही है। या मान लीजिए आपका ये एक कोई भी पीस है, ये कैसे डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्मेशन दिखाया गया, फ्लो ऑफ मटेरियल दिखाया गया कि मटेरियल कैसे आपका फ्लो हो रहा है। अब फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्रिस्टल आपके डिफॉर्म हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। ये लिक्विड फॉर्म में, जैसे सॉलिड फॉर्म था, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। जब बॉन्डिंग थी तो एटम्स आपके पास पास थे, जैसे इसको टेम्परेचर मिला या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आया वैसे ये डिफॉर्म होना शुरू हुआ। तो ये डिफॉर्मेशन का नॉमेनक्लेचर शो करा जा रहा है। इस फॉर्म से फ्लो ऑफ आइस और फ्लो ऑफ द मटेरियल दिखाया गया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये भी, कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि किसी वो एनर्जी जो किसी भी सबस्टेंस या किसी भी मटेरियल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दे, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने में जो एनर्जी लगती है उसे आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट अगर आपको पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि 1 डिग्री टेम्परेचर कौन सा मटेरियल में कितना टेम्परेचर देंगे तो वहाँ पर आपका 1 डिग्री उसमें चेंजेस आएगा। तो स्पेसिफिक हीट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट जूल केल्विन होता है, जूल। और उसके बाद मेटल्स हैव लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन प्लास्टिक। अब अगर बात करेंगे, एक एग्जांपल है कि मेटल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है लोअर होती है देन प्लास्टिक की। मतलब क्या हुआ कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी टेम्परेचर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसमें कम हीट देना पड़ेगा और वो जल्दी हो जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपका मेटल है, अब आपने इसमें यहाँ से हीट दिया तो आप देखोगे कि जैसे आपने इस पॉइंट पे हीट दिया तो ये धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाएगा। लेकिन इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक, या अगर वुड का एग्जाम्पल ले लें तो जहाँ पर आप हीट देते हो वो उसी लोकल एरिया में उसको टेम्परेचर आपका राइज होता है। तो मेटल का जो स्पेसिफिक हीट होती है वो लोअर होती है इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक को आप गर्म कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगा इन कंपैरिजन टू मेटल बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर दे रिक्वायर, यही लिखा हुआ है कि देयरफॉर दे रिक्वायर लेस हीट टू रीच द पर्टिकुलर टेम्परेचर देन द प्लास्टिक। मतलब कि आपका लेस हीट एनर्जी या लेस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी इन कंपेरिजन टू अदर मटेरियल। अगर आप मेटल्स का केस में लेते हैं तो मेटल जो होता है जल्दी गर्म हो जाता है इन कंपेरिजन टू प्लास्टिक। तो वो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने में जितना टेम्परेचर लगेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में एनर्जी जितनी लगेगी उसे आप स्पेसिफिक हीट कहेंगे, या जितनी हीट लगेगी। फिर बात आती थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, थर्मल माने टेम्परेचर एंड एक्सपेंशन माने वॉल्यूम में इंक्रीज होना, एक्सपैंड कर जाना, वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाना, उसे आप कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब आपने टेम्परेचर दिया, अब मेटल जो है जब आप टेम्परेचर किसी भी मटेरियल पे दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में वो एक्सपैंड करेगा। एक्स में भी करेगा, वाई में भी करेगा, जेड में भी करेगा। लेकिन एज ए इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मेटल में एक्स डायरेक्शन में कितना डिफॉर्मेशन आएगा या कितना एक्सपेंशन होगा, वाई डायरेक्शन में कितना होगा और जेड डायरेक्शन में कितना होगा। ये पता करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि मटेरियल को जहाँ पे आप यूज कर रहे हो सकता है हीट इतनी ज़्यादा हो, जिस एरिया में आपने उसको रखा हो और वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाए, तो क्या होगा, जिस एरिया में वो रखा होगा उसको ज़्यादा एरिया चाहिए होगा, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा, लोकल एरिया को इम्पैक्ट करेगा, लोकल एरिया को डिस्टर्ब करेगा। तो उससे क्या होगा, जो लोकल एरिया होगा उसका वो इम्पैक्ट होगा, उससे डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मल एक्सपेंशन जब होता है तो मटेरियल वॉल्यूम में बढ़ता है, और वॉल्यूम में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कौन सा मटेरियल कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। फिर इसी में है कि द थर्मल एक्सपेंशन या टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इन वॉल्यूम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर थ्रू हीट ट्रांसफर। हीट देने पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वॉल्यूम में उसे आप थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड मटेरियल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, जितना डिग्री ऑफ एक्सपेंशन होगा या जितना आपका एक्सपैंड होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उसे ही आप क्या कहोगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और ये वेरीज होता है, इसका आई एफ माइनस आई ओ अपॉन आई ओ, ये क्या है, आई एफ होता है
फाइनल टेम्परेचर और IO होता है इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर को माइनस करेंगे इनिशियल टेम्परेचर से, तो डिफरेंस जो मिलेगा उसको जब आप फाइनल टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है आपका 1 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो वही लिखा हुआ है कि वेयर इफ IF एंड LO इज इनिशियल एंड फाइनल लेंथ, TF एंड TO आर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। IF इनिशियल लेंथ होती है और IO क्या होता है, IF जो होता है फाइनल लेंथ होती है और IO क्या होता है, इनिशियल लेंथ होती है। और टेम्परेचर क्या होता है, TF क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर लास्ट में एक्वायर हुआ, और ओरिजिनल टेम्परेचर मतलब ओरिजिन के टाइम पे कितना टेम्परेचर आप दिए। और 1 क्या है जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, 1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो कोफिशिएंट होता है थर्मल एक्सपेंशन का। यूनिट इज अ रेसिप्रोकल टेम्परेचर, और इसकी यूनिट होती है टेम्परेचर का रेसिप्रोकल। ये जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है इसमें आप देखिए कि कोई भी मटेरियल था, इनिशियल वॉल्यूम जो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है वो इनिशियल वॉल्यूम था उसका। अब इसमें टेम्परेचर दिया गया और थोड़ा टेम्परेचर दिया गया, फिर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया गया, फिर और बढ़ाया गया। तो ऐसे ऐसे जब टेम्परेचर राइज होता गया तो 1 बाई 1 इसका वॉल्यूम बढ़ता गया। वॉल्यूम मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। तो जो ब्लू कलर का है वो आप देखिए इनिशियल लेंथ शो कर रहा है यहाँ पर, और नीचे जो ये है आपका फाइनल लेंथ शो कर रहा है आफ्टर हीटिंग, मतलब हीट के बाद जो आपका मटेरियल था इनिशियल पोजीशन पे ये था, और जब उसमें हीटिंग हुआ तो वो फाइनल लेंथ उसकी इतनी हो गई। मतलब इनिशियल लेंथ IF थी और फाइनल IO थी और फाइनल लेंथ IF हो गई आपकी। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और इसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। अब बात आती है थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, मतलब कि वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो सके, या एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपकी हीट ट्रांसफ़र हो सके मटेरियल में, वही आपको कंडक्टिविटी कहते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी है तो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये आपके बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अब ऑफन डिनोटेड बाई K, इसको थर्मल कंडक्टिविटी को आप K से डिनोट करते हैं। इन SI यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड इन वॉट पर मीटर या केल्विन में। अगर SI स्टैंडर्ड यूनिट में अगर देखा जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी को वॉट पर मीटर या वॉट पर केल्विन में डिनोट करते हैं, या उसकी ये SI यूनिट होती है। हीट एनर्जी जनरेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और टर्बाइन रिक्वायर्स द यूज ऑफ मटेरियल विथ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल की बात करें या टरबाइंस की बात करें जहाँ पर एनर्जी आपकी डेवलप हो रही है। अब मान लीजिए आपने बॉयलर से स्टीम दिया, अब बॉयलर से जब आप स्टीम देते हैं तो स्टीम टरबाइन ब्लेड्स पे लगती है। अब टरबाइन ब्लेड्स रोटेट करती है, जब टरबाइन ब्लेड्स रोटेट करती है तो आगे का प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होने का होता है। अब अगर उस जगह पे कोई भी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपका थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर बॉयलर की ट्यूब में ही देखा जाए थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट कम हो गई, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका कोल ज़्यादा लगेगा। जो रॉ मटेरियल आप जला रहे हैं जैसे कोल हो गया, हस्क हो गया, तो वो ज़्यादा लगेगा। जब ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़िशिएंसी आपकी कम हो गई। आप इनपुट जब ज़्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब आउटपुट आपको ज़्यादा देने पे भी आउटपुट कम मिल रहा है, तो इफ़िशियंसी पे इम्पैक्ट आएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या करता है, इफ़िशियंसी को भी डिक्रीज़ कर देता है अगर वहाँ पर किसी भी चीज़ की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात करें या इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आप देखो वहाँ कॉपर के वायर यूज करते हैं या एल्युमिनियम या सिल्वर के वायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हीट एक्सचेंज कैपेसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर वन, तो इसलिए आप वहाँ पर इसको यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड मटेरियल विथ लो थर्मल कंडक्टिविटी सच एज, अब जैसे पॉलीस्टीरीन हो गई, एल्युमिना हो गया, तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू आपका कॉपर एंड अदर थिंग्स। तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, इसीलिए इनको आप एज अ वायर यूज़ नहीं करते हैं या एज अ हीटिंग एलिमेंट कहीं पर यूज़ नहीं करते हैं। तो आपने कभी देखा है पॉलीस्टीरीन का, आपने कभी हीटर का कोई वायर पॉलीस्टीरीन का बनाओ, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एल्युमिनियम का बनाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर एल्युमिनियम का बना देंगे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, थर्मल कंडक्टिविटी इन कंपैरिजन टू कॉपर और सिल्वर अलग होती है, तो वहाँ पर वो इम्पैक्ट डालता है। इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी को भी कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है एज ए इंजीनियर आपको। ये एक एग्जांपल में दिखाया गया कि आपका कोई भी चीज़ हीट हो रही है,
आपके गैस के ऊपर एक यूटेंसिल रखा हुआ है, इसमें हीटिंग हो रही है। अब अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो जो भी चीज़ इसके अंदर है या जो भी फूड कुक हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ये ऐसी क्वालिटी का होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ईजी होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत है। तो इसलिए ही आप इसको यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये बेस्ट एग्जांपल है थर्मल कंडक्टिविटी का। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब किसी भी अगर आपको एज ए मटेरियल साइंस या रिसर्चर आपको वर्क करना है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि कोई भी मटेरियल की क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें कितना स्ट्रेन होगा या कितना स्ट्रेस देंगे तो स्ट्रेन के चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, कितना डिफॉर्मेशन आएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होगी तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसे आप बात करते हैं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इन इज नथिंग बट स्ट्रेन, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे आपने किसी भी मान लीजिए ये है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट था, आपने इसमें बाहर से स्ट्रेस दी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तो क्या होगा आपका इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। अब डिफॉर्मेशन जो होगा वही आपका स्ट्रेन होता है। अब डिफॉर्मेशन लॉन्गिट्यूडनल भी होता है और लेटरल भी होता है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन होगा तो उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, मतलब, और अगर आपका लेटरल डिफॉर्मेशन होगा तो उसे लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। लेटरल के केस में अलोंग द एक्सिस होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और लॉन्गिट्यूडनल के केस में आपका वाई एक्सिस के अलोंग होता है या विड्थ के अलोंग होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस क्या होता है? अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। मान लीजिए ये पर यूनिट एरिया है और इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस एरिया में आप लगा रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज अ स्ट्रेस। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट था, आपने यहाँ से यहाँ पे जब भी आपने टेंसाइल करा या कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रहे हैं पर यूनिट एरिया में इधर और इधर, तो उसे आप क्या कहोगे? स्ट्रेस। जो भी फोर्स पर यूनिट एरिया, जो भी फोर्स दे रहे हैं पर यूनिट एरिया में, उसे आप क्या कहते हैं? स्ट्रेस। इसका जो यूनिट होता है उसे न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है पर। क्यों होता है ये? क्योंकि mm में ही लिया जाता है इसको, और स्ट्रेस के ही कारण आपका क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। तो जो भी स्ट्रेस लगाते हैं उसके कारण जो डिफॉर्मेशन आता है तो उसे आप स्ट्रेन कहते हैं। तो इस स्लाइड में आपने क्या देखा है? स्ट्रेन के बारे में और स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेन आपका डिफॉर्मेशन होगा, कोई भी डिफॉर्मेशन, लॉन्गिट्यूडनल होगा या लेटरल होगा, लेंथ में होगा या विड्थ में होगा, तो वो क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, वो आपका स्ट्रेस होता है। अब बात आती है स्ट्रेंथ। ये भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब कि कितनी देर बाद उसमें ब्रेकिंग आएगा या यील्डिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप कोई भी मटेरियल में एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल मान लो ये पेन है, अब आपने इसमें टेंसाइल फोर्स दिया, तो जब टेंसाइल फोर्स आपने दिया तो अब इसमें एक समय बाद, एक समय तक तो ये इलास्टिक रीजन में रहेगा, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, फिर एक समय आएगा यील्डिंग होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। तो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? या कोई भी मटेरियल है, मान लो ये स्टील की रॉड है, अब इसमें दोनों तरफ से आपने टेंसाइल फोर्स दिया, अब ये कहाँ पे ब्रेक होगा तो वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा स्ट्रेंथ तो आप मटेरियल सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रजिस्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक हुए अगर एक्सटर्नली फोर्स को कोई भी चीज़ रजिस्ट करती है तो वो किस लिमिट तक करती है, वही उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। अब बात आती है स्टिफनेस की। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। अगर स्टिफनेस की बात करें तो ये ज़्यादातर आप स्प्रिंग के केस में देखते हैं। जैसे मान लीजिए पेन की स्प्रिंग है, अब पेन की स्प्रिंग आप बार बार ऐसे ऐसे पुश करते हो तो वो आसानी से आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है और आप आसानी से कर लेते हो। लेकिन अगर कॉइल स्प्रिंग की बात करें जो ऑटोमोबाइल्स के सस्पेंशन सिस्टम पे लगी है या आपके ट्रेन्स पे लगी है, तो वहाँ का अगर आप देखो उसका जो एरिया होता है, कट सेक्शन अगर आप कभी देखो तो वो कॉइल स्प्रिंग का काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू दिस पेन वन। तो उस केस में क्या होता है कि आप अगर चाहो कि सिंपल कंप्रेसिव फोर्स दे करके उसमें डिफॉर्मेशन लेकर के आओ तो नहीं ला पाओगे। तो स्टिफनेस क्या होती है कि जितना एनर्जी लगेगा उसको डिफॉर्म करने में, वही उसकी स्टिफनेस कहलाती है। अगर पेन की स्प्रिंग की बात करें तो वो कम स्टिफ होती है, और अगर ट्रेन के व्हील के पास जो कॉइल स्प्रिंग लगी होती है उसकी बात करें
तो वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है। स्टिफ मतलब कि लिमिट या हार्डनेस, आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ की कितनी स्टिफनेस है वो डिपेंड करती है उसके डिफ्लेक्शन के ऊपर, कितनी मास के ऊपर या कितना आप लोड देते हो तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन होता है, वो आपका स्टिफनेस होता है। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या होता है? रीगेन शेप करने की क्वालिटी होती है। कोई भी मटेरियल अगर आप उसमें लोड देते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो अपना शेप चेंज करता है, तो जहाँ से जहाँ तक अपने शेप को वो वापस रीगेन कर ले। फॉर एग्जांपल आपने गेटिस लिया, आपने उसको खींचा और उसके बाद वो अपनी शेप में आ गया, तो क्या हुआ? वो मटेरियल बोला गया इलास्टिक मटेरियल है। लेकिन अगर वो अपने शेप में नहीं आता है और वो क्या करता है, डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, रीगेन शेप नहीं कर पा रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, तो उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, आगे की यूनिट में वो दिया हुआ है। तो इसमें और क्या चीज़ें होती हैं, और भी एग्जांपल आपको बताते हैं। इलास्टिसिटी से आपको ये पता चलता है कि कौन सा मटेरियल में कितना लोड लगाने पे वो अपने शेप में रीगेन हो जाएगा, अपने शेप को दोबारा एब्जॉर्व कर लेगा, अपने शेप में वापस आ जाएगा। और प्लास्टिसिटी, अगर आप प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि कितने टेम्परेचर और कितने कंपोजिशन के मिक्सचर के बाद वो अपना शेप परमानेंट डिफॉर्म कर लेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो वही लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। मान लीजिए ये है, अब आपने इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया और ये डिफॉर्म हुआ, इसकी लेंथ आपकी एल थी और ये डेल्टा एल हो गई। अब डेल्टा एल हुई, जैसे ही आपने फोर्स छोड़ा वैसे ही क्या हुआ, ये एल हो गई। तो ये क्या हो गया? इस तरह के मटेरियल को क्या बोला जाएगा? इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिसिटी। और प्लास्टिकसिटी के केस में आपने इसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगाया और लगाने के बाद ये परमानेंट डिफॉर्म हो गया। मान लीजिए एल लेंथ थी और ये डिफॉर्म होकर के डेल्टा एल हो गई, यहाँ तक हो गई। तो इस चीज़ में अब ये दोबारा अपने शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह के शेप को क्या बोलोगे आप? प्लास्टिकसिटी, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है ये। इसी तरह डक्टिलिटी की बात करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल इनेबल इट टू बी ड्रॉन इनटू अ वायर। मतलब डक्टिलिटी क्या होती है कि एक मटेरियल की वो क्वालिटी होती है कि उसमें अगर आप फोर्स लगाओ या लोड लगाओ तो वो वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए। टेंसाइल फोर्स लगाओ और वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए। मान लीजिए ये मटेरियल था, अगर अब इसकी डक्टिलिटी चेंज देखनी है, हमने इसको टेंसाइल फोर्स लगाया और एक ये वायर के फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करेगी या डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो ऑफ करेगी। अब बात आती है स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल, लेड एंड टिन। ये जो बेसिक एग्जांपल हैं, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये आपकी डक्टिलिटी को शो करता है। बात आती है ब्रिटलनेस की। ये क्या होता है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपोज टू द डक्टिलिटी। अगर बात करें डक्टिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट रिवर्स होता है आपका ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस में क्या होता है? आपका लिटिल अमाउंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है और उसके बाद मटेरियल आपका डिफॉर्म होता है परमानेंटली। तो उस तरह के मटेरियल को आप क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस या ब्रिटल मटेरियल। जैसे आपका ग्लास हो गया या सिरेमिक्स हो गया, ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं। आपने लोड दिया, थोड़ी देर तक तो रहेंगे, उसके बाद क्या होगा? वो टूट गया। तो जब सडन ब्रेकिंग होती है तो वो ब्रिटलनेस होती है। ब्रिटलनेस की जो आवाज़ होती है वो भी अलग टाइप की होती है। तो इस तरह से आप मटेरियल को भी समझ सकते हैं कि ये ब्रिटलनेस मटेरियल है, तुरंत सडन ब्रेक हुआ। मेलेबिलिटी क्या होती है? ये भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर किसी भी मटेरियल पे हैमरिंग करा जाए और हैमरिंग कर करके उसको सीड फॉर्म में बना दिया जाए तो उसे आप मेलेबल मटेरियल बोलेंगे। इस तरह के मटेरियल को आप मेलेबिलिटी मटेरियल बोलेंगे या मेलेबिलिटी की क्वालिटी बोलेंगे। उस मटेरियल में बहुत अच्छी है कि आपने उसको इतना प्रेस करा, इतना हैमरिंग करा कि वो एक सीड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, तो उसे आप मेलेबल मटेरियल कहेंगे। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी विच मटेरियल इज टू बी रोल्ड और हैमर्ड प्रॉपरली इज नोन एज अ मेलेबल मटेरियल। तो आज हमने आपको बताया इस लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बताई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका डक्टिलिटी बताया, ब्रिटलनेस बताया, मेलेबिलिटी बताई, प्लास्टिसिटी बताई, इलास्टिसिटी बताई। तो ये सारे बेसिक टर्म थे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।